नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज। प्रोग्राम में आज बात होगी योगी कैबिनेट के पहले फैसले पर, जहां योगी सरकार ने अपनी पहली बैठक में गरीबों से जुड़ी बड़ी योजना के वक्त में इजाफा कर दिया है। अब सूबे के तकरीबन 15 करोड़ लोगों को अगले 3 महीने तक मुफ्त में राशन मिलेगा। योगी कैबिनेट के फैसले से लगता है कि जनता की मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखकर ही इस फैसले को आगे बढ़ाया गया है। मुफ्त राशन के बाद पानी के सहारे ही बीजेपी ने दूसरी बार सत्ता पर काबिज होने का रास्ता आसान किया। साथ ही हम बात करेंगे कि क्या अखिलेश और शिवपाल में एक बार फिर से रिश्ते खराब हो गए हैं। दरअसल लखनऊ में सपा विधायकों की बैठक हुई जिसमें शिवपाल यादव को नहीं बुलाया गया, जिससे को लेकर सैफई परिवार का मतभेद एक बार फिर सामने आ गया है। शिवपाल यादव ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि क्या मैं सपा का विधायक नहीं हूं। साथ ही बात होगी अखिलेश यादव के नेता प्रतिपक्ष बनने पर, जिसे लेकर अभी तक संशय बना हुआ था कि इस बार सपा अपना नेता प्रतिपक्ष किससे बनाएगी। और आखिर में हम आपको बताएंगे कि यूपी मदरसा बोर्ड ने वो कौन सा फैसला किया जिसकी चर्चा लगातार हो रही है। तो यूपी में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद अब योगी सरकार काम पर लग गई है। शपथ ग्रहण के अगले दिन ही योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों के साथ बैठक कर ली और कैबिनेट बैठक में यह फैसला भी लिया गया कि फ्री राशन योजना को अगले 3 महीने तक बढ़ाया जाए। दरअसल फ्री राशन योजना के मुद्दे को चुनावी अभियान में बीजेपी ने जमकर उछाला था और इसका फायदा भी हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के सभी बड़े नेताओं ने फ्री राशन के मुद्दे को जनता के सामने रखा था और फिर जनता ने भी इस मुद्दे को स्वीकारते हुए बीजेपी के पक्ष में जमकर वोटिंग की। अब योगी आदित्यनाथ ने अपनी दूसरी पारी में सबसे पहला फैसला फ्री राशन वाली योजना को आगे बढ़ाने का ऐलान कर दिया। कल लखनऊ में शानदार जश्न मनाया गया। सीएम योगी के शपथ ग्रहण समारोह का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। होता भी क्यों ना, क्योंकि योगी ने कई कीर्तिमान को तोड़ा है, कई रिकॉर्ड को ध्वस्त किया है, पिछले सारे इतिहास की परिपाटी को खत्म किया है। ये इसलिए भी बड़ा है क्योंकि पिछले 5 साल सत्ता में रहने के बावजूद ना तो कोई एंटी कम्बेंसी दिखी, ना ही विरोधियों की कोई चाल चली। योगी ने कई सारे कीर्तिमान को तोड़ा है। सीएम योगी ने अपनी पहली पारी की तर्ज पर दूसरी पारी का शानदार आगाज किया। अपनी पहली कैबिनेट में योगी ने जनता से जुड़े सबसे बड़ी योजना पर फैसला लिया। यूपी में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ लेकर इतिहास रचने वाले योगी आदित्यनाथ ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले दिन कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया है। कोरोना काल के दौरान शुरू की गई मुफ्त राशन योजना को 3 महीने के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है। पहले इसे मार्च 2022 तक ही जारी रहना था। मैं मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से बधाई देता हूं कि उन्होंने आज मंत्रिमंडल की पहली बैठक में, जैसा कि हम लोगों का पहले से ही ये धारणा थी कि हमारे संसाधनों पर पहला अधिकार गरीबों का, आज उसको चरितार्थ किया गया है। विशेष रूप से जो राशन निःशुल्क रूप से बंट रहा था, इलेक्शन से पहले तमाम तरीके की बातें विपक्ष उठा रहे थे, आज फिर से उसको 3 महीने के लिए फर्दर कंटिन्यू कर दिया गया कि 3 महीने के लिए वो राशन फिर से कंटिन्यू कर दिया। राशन जनता को फिर से मिलेगा 3 महीने के लिए। सीएम योगी को पूरी तरह मालूम है कि सत्ता के सिंहासन पर दोबारा काबिज होने के लिए सबसे बड़ा मारक हथियार फ्री राशन था। इसीलिए इसी राशन के सहारे अपनी दूसरी इनिंग की शुरुआत कर दी। इस योजना से राज्य के खजाने पर 3,770 करोड़ रुपए का भार बढ़ेगा। इस निर्णय के बाद राज्य के 15 करोड़ लोगों को अगले 3 महीने तक प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत लाभ मिलता रहेगा। ये गरीब कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी समर्पित है और योगी आदित्यनाथ जी की प्रचंड बहुमत की सरकार ने आज सबसे पहले गांव के गरीब लोगों के राशन के प्रबंध के लिए व्यवस्था बनाई है
और जिसमें 3 महीने तक उनको लगातार जो पहले राज्य सरकार की ओर से मुफ्त राशन दिया जा रहा था और मुफ्त राशन अगले 3 महीने के लिए भी बढ़ा दिया गया है। कुछ महीने पहले नवंबर महीने में दीपावली के समय योगी जी ने मुख्यमंत्री के रूप में ये ऐलान किया था कि हम दीपावली से लेकर के और होली तक इस कार्यक्रम को चलाएंगे और जिसके भीतर जो है वो अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलो मुफ्त राशन था और 1 किलो चना थी और साथ में जो है वो रिफाइंड ऑयल था और आयोडीन युक्त नमक था और अंत्योदय कार्ड धारकों को 1 किलो चीनी भी था और पात्र गृहस्थी वालों को हर पर यूनिट जो है वो 5 किलो राशन था। तो वो 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है और उस पर राज्य सरकार ने एक तरीके से एक बहुत बड़ी सौगात जो है उत्तर प्रदेश के गरीब जनता को दिया है। योगी सरकार पार्ट 2 का पहला फैसला, 3 महीने तक यूपी में फ्री राशन योजना बढ़ा दी गई। खाद्य और रसद विभाग को शासन ने दिया प्रस्ताव। जून 2022 तक 15 करोड़ लोगों को फायदा। 35 किलो राशन के साथ दाल, चीनी, तेल और नमक। कोरोना काल में शुरू हुई थी फ्री राशन योजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को 52 कैबिनेट मंत्रियों के साथ शपथ ली। यूपी चुनाव में भाजपा को प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ है। इन चुनाव में जीत का एक बड़ा कारण मुफ्त राशन योजना को बताया जा रहा है, जिसे ध्यान में रखते हुए सरकार इस योजना को जारी रखने के पक्ष में है। प्रदेश सरकार अब 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर कार्य कर रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि ये योजना 2024 के चुनाव तक जारी रहेगी। इस योजना का प्रभाव रहा है कि प्रदेश के हर वर्ग के मतदाताओं ने भाजपा को वोट किया और फिर सत्ता में आने के लिए जनादेश दिया। वहीं राजनीतिक पंडितों की माने तो यही फ्री राशन है जो बीजेपी को खाद पानी दोनों दिया, जिससे सत्ता में फिर से योगी सरकार की वापसी हुई है। बहरहाल बीजेपी ने जो वादा किया था उसके अनुरूप काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि योगी पर जनता ने उम्मीद और आस दोनों बांधी थी। अब बीजेपी सरकार को उम्मीद पर खरा उतरने की जिम्मेदारी होगी और प्रयास भी करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और सीएम योगी अपनी दूसरी पारी की शुरुआत शानदार तरीके से कर चुके हैं और वहीं सैफई परिवार में दूसरी जंग की शुरुआत हो चुकी है। सपा नवनिर्मित विधायकों की बैठक में शिवपाल को नहीं बुलाया गया, जिसके बाद शिवपाल की नाराजगी खुलकर सामने आ गई है। एक साथ प्रचार करने, एक साथ होली खेलने के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि शिवपाल और अखिलेश में फिर से दरार पड़ गई? क्या चुनाव तक अखिलेश और शिवपाल में दोस्ती थी? अखिलेश और शिवपाल में दरार, क्या फिर हो गई दोनों में रार? क्या भतीजा ने चाचा को दिया कच्चा? चुनाव में अपनाया, बाद में ठुकराया। योगी ने सूबे की कमान संभाली, विपक्ष में भगदड़ मच गई। साथ रहने की और संघर्ष करने के वादे की पोल खुल गई। सैफई परिवार में एक बार फिर चाचा और भतीजे में फूट होती दिखाई दे रही है। चुनाव के दौरान दोनों की गलभइयों की पोल खुलती नजर आ रही है। दरअसल चुनाव के बाद सपा के नवनिर्वाचित विधायकों की मीटिंग में शिवपाल को नहीं बुलाया गया, जिसके बाद सियासत के बाजार में दरार की पेशोन गोई होने लगी और इस बात पर और मोहर लग गई जब शिवपाल ने खुद ही इशारों में नाराजगी जाहिर कर दी। हम अभी समाजवादी पार्टी का विधायक हूँ और मैं सक्रिय सदस्य बन करके ही चुनाव लड़ा था और आज विधानमंडल दल की मीटिंग चल रही है और मुझे कोई सूचना नहीं, जबकि सभी विधायकों को सूचना दी गई है। तो जब मुझे कोई सूचना नहीं दी गई है तो मैं अभी बस इसलिए मैं बैठक में नहीं गया और अभी हम सीधे यहाँ से जा रहा हूँ इटावा। शिवपाल की बातें सुनने के बाद तो लगता यही है कि सपा में फिर से रार और दरार बढ़ने लगी है, लेकिन सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम के बयान से कुछ बातें और ही लग रही हैं। शिवपाल जी, माननीय शिवपाल जी को उनका दल है, सहयोगी दल हैं, सहयोगी दलों को उनके सभी विधायकों को 28 तारीख को बुलाया गया है, आमंत्रित किया गया है। सभी लोग आएंगे कि जो सहयोगी दल हैं, पल्लवी पटेल जी हों, माननीय शिवपाल जी हों, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हों या हमारे जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के लोग हों
या राष्ट्रीय लोकदल के लोग हों, जो हमारे गठबंधन के दल हैं, उनके सभी माननीय विधायकों को 28 तारीख को बुलाया गया है। समाजवादी पार्टी के नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी उन सब से बात करेंगे और सहमति बनाकर के सदन के अंदर इन समस्याओं को रखेंगे। नरेश के बयान अपनी जगह, लेकिन बीजेपी दोनों के बीच बढ़ती तलखियों पर चुटकी लेते हुए दिख रही है। और अगर शिवपाल और अखिलेश की बात हो तो बीजेपी इसमें कहां पीछे रहने वाली। शिवपाल जी का शीशा लेदर करके छोड़ेंगे अखिलेश, उनसे बदला ले रहे हैं पिछले समय का, और शिवपाल जी कहीं के नहीं रहेंगे। धोबी के कुत्ता घर के न घाट का, यही हालत उनकी रहेगी। जिस तरह से उन्होंने चुनाव में अपने को गिराते गए तो गिरते ही जाएंगे, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब कोई भी स्थान उनको हम नहीं समझते अखिलेश जी इस अपने वर्तमान समय के दल में देंगे। नरेश के बयान जो भी हों, लेकिन शिवपाल के बयान से सियासत में चाचा और भतीजे में दरार की बातें सामने आ गई हैं। दरअसल शिवपाल परसपा के अध्यक्ष हैं और अखिलेश ने सपा के विधायकों की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ने वाले शिवपाल को मीटिंग में नहीं बुलाया गया, जिससे शिवपाल नाराज बताए जा रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव के बहुत सारी बचकानी बातें, बयान, ये सब कुछ चुनाव के दरमियान और ऐसे भी सामने आई है। मैं यही कहूँगा कि जैसे कांग्रेस को डुबोने में राहुल गांधी पप्पू रहे हैं, उसी तरह ये भी पप्पू बनने की तैयारी में। जैसा अभी आपने पहला सवाल किया कि अखिलेश यादव तैयार हैं, तो आप देखिए तैयार हैं डुबोने के लिए। जो अपने परिवार में जिनके पिताजी ने इतनी मेहनत करके इतनी बड़ी पार्टी बनाई, उनके द्वारा काम किए पर जनता ने मैंडेट दे करके उनको मुख्यमंत्री बनाया था, उन्होंने अपने बेटे को बैठा दिया और अपने बेटे को बैठाला और उन्होंने अपने पिता को ही लात मार करके खुद को स्वयंभू राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर लिया। अपने चाचा का नहीं हुआ, प्रदेश का कैसे हो सकता है? तो सवाल उठता है कि क्या शिवपाल और अखिलेश में वर्चस्व की जंग अभी खत्म नहीं हुई है? क्या गिले शिकवे दूर होने के बजाय बढ़ गए हैं? क्या चुनाव के दौरान दोनों का एक साथ आना वक्ती था? क्या एक बार फिर यूपी की सियासत में सैफी परिवार फिर से दो टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा? ऐसे बहुत सारे सवाल सियासत की फिजाओं में गर्दिश कर रहे हैं। अब देखना होगा कि 28 मार्च को होने वाली बैठक में शिवपाल जाते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और सूबे की सियासत में अखिलेश यादव पार्ट टाइम सियासत करने के मूड में नहीं है, बल्कि ऑल टाइम रहने का प्लान बना लिया है। तभी तो अखिलेश ने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया और विधायक बनने पर रजामंदी जाहिर की है। शायद अखिलेश को अब इल्म हो गया है कि अगर यूपी की सियासत करनी है तो लखनऊ में रहना होगा, दिल्ली से काम नहीं चलेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए सपा विधायकों ने अखिलेश को अपना नेता भी चुन लिया है और अब अखिलेश यादव विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से भी दिखाई देंगे। उधर सूबे के मुखिया के तौर पर योगी ने सीएम पद की शपथ ली। इधर विपक्षियों में बेचैनी बढ़ गई। बधाइयों के साथ चुटकी लेने का सिलसिला भी शुरू हो गया। इस बार लखनऊ विधानसभा में पक्ष और विपक्ष में दो हाथ देखने को मिलेगा, क्योंकि दिल्ली की सियासत से अखिलेश ने तौबा बोलकर लखनऊ की सियासत की तरफ रुख कर लिया है। बतौर सांसद अखिलेश ने आजमगढ़ सीट से इस्तीफा दिया, जो करहल से मौजूदा विधायक हैं। अब योगी के सामने अखिलेश होंगे। वार पलटवार आमने सामने होगा। वाद प्रतिवाद पक्ष विपक्ष सीधे तौर पर होगा। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के विधायक दल की बैठक में नेता प्रतिपक्ष पर मोहर लग गई, लिहाजा सदन में अखिलेश यादव जनता का पक्ष रखेंगे। आज समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक बुलाई गई थी। उस बैठक में सर्वसम्मत से माननीय श्री अखिलेश यादव जी को विधायक दल का नेता चुना गया है और विधान परिषद और विधानसभा के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मत से माननीय अखिलेश यादव जी को विधानमंडल दल का भी नेता चुना गया है। उस बैठक में जनता का आभार व्यक्त किया गया है, धन्यवाद किया गया है कि जनता ने माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बहुत वोट दिया है। पिछली बार से बीजेपी बहुत पीछे आई गई है, बीजेपी बहुत पीछे आ गई है। और चुनाव की जहां तक समीक्षा की बात है, ये इलेक्ट्रॉनिक तकनीक का जमाना है। हर बूथ से खबर आ रही है कि हमारा वोट अखिलेश यादव जी को मिला है, हमारे नौजवानों का वोट अखिलेश जी को, किसानों का वोट अखिलेश जी को और समाज के हर वर्ग का वोट माननीय अखिलेश जी को। लेकिन कहीं न कहीं
चुनाव आयोग को भी प्रभावित कर लिया भारतीय जनता पार्टी ने। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में विधायक दल की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें अखिलेश यादव को सर्वसम्मति से विधायक दल और विधायक मंडल का नेता चुन लिया गया। अब सदन में शपथ होगी। बैठक में सर्वसम्मति से फैसला हुआ कि अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष होंगे। बैठक के दौरान विधानमंडल का नेता भी अखिलेश यादव को चुना गया। अखिलेश यादव ने 28 अप्रैल को अन्य दलों के नेताओं को भी बुलाया है। दरअसल समाजवादी पार्टी के चुने हुए विधायक की बैठक चल रही थी। बैठक में नेता प्रतिपक्ष का प्रस्ताव वरिष्ठ विधायक अवधेश प्रसाद ने किया, जबकि इसका अनुमोदन आलम बदी ने किया। वहीं विधानमंडल दल के नेता का प्रस्ताव लालजी वर्मा ने रखा। साथ ही विधान परिषद के प्रस्ताव राजेंद्र चौधरी ने किया। मतलब साफ है कि अब सदन में अखिलेश यादव जनता का पक्ष रखेंगे, योगी से दो हाथ करेंगे। कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर किस नेता का चयन होगा। कभी शिवपाल के नाम की चर्चा होती, कभी आजम के नाम की सुगबुगाहट होती, लेकिन उन सारे अनुमानों पर विराम लग गया जब सर्वसम्मति से अखिलेश यादव को नेता प्रतिपक्ष चुन लिया गया। हालांकि शिवपाल को इस बैठक में नहीं बुलाया गया, जबकि शिवपाल कई दिनों से इस बैठक का इंतजार कर रहे थे। बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव करहल विधानसभा से चुनाव जीते हैं। उन्होंने आजमगढ़ से सांसद के पद से इस्तीफा देकर विधायक बने रहना ज्यादा बेहतर समझा। मतलब साफ है कि समाजवादी पार्टी भले ही सूबे की सत्ता में वापसी न कर पाई हो, लेकिन विधायकों की संख्या बढ़कर 100 के पार हो गई है। ऐसे में मुख्य विपक्षी दल सपा ही है। इसलिए इस बार की लड़ाई सदन के अंदर और बाहर देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक पूर्व मुख्यमंत्री और एक मौजूदा मुख्यमंत्री की तीखी बहस देखने को मिलेगी। अखिलेश के इस फैसले को राजनीतिक पंडित मास्टर स्ट्रोक भी मान रहे हैं, लेकिन ये फैसला कितना सही है ये आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश को लेकर एक बड़ा फैसला किया गया है। अब राज्य के मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त मदरसों में छात्रों को नए शैक्षणिक सत्र से कक्षाएं शुरू होने से पहले राष्ट्रगान गाना होगा और यह अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार के फैसले के तहत इसे अन्य दुआओं के साथ अनिवार्य कर दिया गया है। यही नहीं, मदरसों की शैक्षिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए टीईटी की तर्ज पर शिक्षकों की भर्ती के लिए मदरसा शिक्षक पात्रता परीक्षा MTET की भी शुरुआत की जाएगी और जानकारी के मुताबिक अब 8वीं तक परीक्षाओं में विज्ञान, अंग्रेजी और गणित के सवाल में भी शामिल किए जाएंगे। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल शुरू होने से पहले मदरसा बोर्ड ने बड़ा फैसला किया है। अब राज्य के मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त मदरसों में छात्रों को नए शैक्षणिक सत्र से कक्षाएं शुरू होने से पहले राष्ट्रगान गाना अनिवार्य होगा। सरकार के फैसले के तहत इस अन्य दुआओं के साथ अनिवार्य कर दिया गया है। ये फैसले सरकार की किसी मंत्री ने नहीं, बल्कि मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर इफ्तिखार अहमद की अध्यक्षता में तय हुआ कि मदरसों में दुआओं के बाद राष्ट्रगान जरूरी है। हमारी चुनाव आचार संहिता लगी हुई थी। चुनाव आचार संहिता हटने के बाद बोर्ड की पहली बैठक हुई, जो कि शपथ ग्रहण के पहले हमारी बोर्ड की बैठक तय हो चुकी थी। 24 तारीख को बोर्ड की बैठक होनी है। उसमें राष्ट्रगान को लेकर के फैसला हुआ कि प्रेयर में राष्ट्रगान कराने के बाद ही बच्चों क्लास में भेजा जाए। राष्ट्रगान पहले मदरसों में होते आए हैं, मदरसों में हमेशा होते हैं, लेकिन इस बार हम लोगों ने कंपल्सरी रूप से यह कहा कि पहले सुबह राष्ट्रगान हो जाए, उसके बाद बच्चों की पढ़ाई शुरू हो। यही नहीं, मदरसों की शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए टीईटी की तर्ज पर शिक्षकों की भर्ती के लिए मदरसा शिक्षा पात्रता परीक्षा भी शुरू की जाएगी। जानकारी के मुताबिक अब 8वीं तक परीक्षाओं में विज्ञान, अंग्रेजी और गणित के सवाल भी शामिल किए जाएंगे। असल में मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर इफ्तिखार अहमद ने गुरुवार को बैठक की और उसमें ये फैसला लिया गया, जिसमें नए सत्र से कक्षाओं के शुरू होने से पहले राष्ट्रगान भी हैं। डॉक्टर जावेद ने बताया कि बोर्ड के रजिस्ट्रार जल्द ही MTET को लेकर सरकार को प्रस्ताव भेजेंगे, ताकि मदरसों में नियुक्ति होने वाले टीचर के लिए मानक तैयार हो सके। बहुत सारे निर्णय हम लोगों ने लिए हैं। सबसे बड़ा निर्णय हम लोगों ने लिया कि जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं टीचर्स के, उसके लिए हम लोगों ने मदरसा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट बनाया है, जो टीईटी की तर्ज पे होगा और उसके पूरी बोर्ड उसकी तैयारी करेगा। वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने वाले लोग ही जो है मदरसों में शिक्षक नियुक्त हो पाएंगे। शिक्षकों की नियुक्ति का अख्तियार पूरी तरह से मैनेजमेंट के ऊपर होगा। जो मदरसे का मैनेजमेंट है वो नियुक्तियाँ करेगा, लेकिन उन्हीं बच्चों में से नियुक्ति करेगा जो MTET क्वालिफाइड होंगे।
इसके अलावा भी हम लोगों ने बहुत सारे चीज़ों किया है कि ज़रा एक बार डेटा निकाल देखना चाहते थे कि बच्चों की संख्या क्या है। कुछ लोगों ने कहा कि बच्चों की संख्या घट रही है, तो आधार बेस्ड बच्चों का हम डेटा इकट्ठा करेंगे। उसके अलावा टीचर्स ठीक से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, उसके लिए हमने बायोमेट्रिक की भी बात की है। इसके अलावा हम लोगों ने सिलेबस को भी थोड़ा सा मॉडर्न एजुकेशन की तरफ ले जाने की कोशिश की है। बच्चा कुरान पढ़े, मीनिंग के साथ पढ़े, बच्चा उर्दू पढ़े, बच्चा अरबी पढ़े, बच्चा फ़ारसी पढ़े, लेकिन मदरसे का बच्चा और बच्चों की तरह इंग्लिश, हिंदी, साइंस, सोशल, मैथ भी पढ़ेगा। मदरसों को हाईटेक करने के लिए योगी और मोदी सरकार लगातार प्रयास कर रही है, जिसके लिए कभी कभी विवाद भी बढ़ जाया करता है। लेकिन इस बार मदरसा बोर्ड के फैसले पर अब तक कोई ऐतराज नहीं जताया गया है। इससे यही लगता है कि शायद मोदी के भाषणों से प्रभावित होकर खामोशी अख्तियार की है, जब उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि मुस्लिम बिरादरी के युवाओं के एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो। शायद इसीलिए योगी सरकार के नए नवेले मंत्री दानिश आजाद ने भी फैसले का खैर मकदम किया है। ये बहुत ही ऐतिहासिक और स्वागत योग्य फैसला है, और हालांकि ये फैसला बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन जो सपा, बसपा और कांग्रेस की सरकारें हैं वो मुसलमानों को केवल बेवकूफ बनाने का काम करती थी, और हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय मोदी जी और योगी जी मुसलमानों के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रहे हैं। और जब मदरसों में राष्ट्रगान होगा तो आप सोचिए कि एक राष्ट्रभक्ति की जो अलग जगेगी वो मदरसों से निकल के पूरे देश और दुनिया में जाएगी, तो एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा इससे। खैर, अब जो भी हो, लगता है यही है कि मदरसे के कायाकल्प के लिए योगी सरकार पूरी तरह तैयार है। इस फैसले से ना तो किसी विपक्ष के नेता ने आपत्ति जताई और ना ही किसी मुस्लिम धर्म गुरु ने। इसलिए इस फैसले से मुस्लिम समाज के बच्चे भी दुनिया से कदम मिलाकर चल सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।